स्वागत है आपका। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हाँ बिल्कुल, वैसे क्लास के बाद आप खाना बनाइए आराम से, फ्री हैं फिर आप थे और आगे बढ़ रहे हैं। सवाल आपके सामने है 2 3 1 2 3 1 6 7 1 को एक समतल एक्स ओ जेड या एक्स जेड समतल बोल दो, एक्स जेड समतल किस अनुपात में बांटता है? इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला 2 3 1 ये समतल है एक्स ओ जेड, जिसे आप सरल भाषा में एक्स जेड तल कह सकते हैं। एक्स जेड तल इसको काट रहा है, तो बताओ किस अनुपात में काट रहा है? ये अनुपात बताइए। M1 M2 पी क्यू को मिलाने वाला पी और क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड को एक्स और जेड किस अनुपात में काट रहा है? क्या करते हो ना, आगे पीछे कोई बात ही नहीं सुनते, बस शुरू हो जाते हो। मैंने कहा आज आज की बात है, आज आज हुई। आज सुबह कोई काम था, क्लास हो नहीं पाई, इसलिए शाम की क्लास करनी पड़ी। क्लास कैंसिल ना हो, तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि क्लास कैंसिल ना हो। अगर आपको जीके पढ़ना पड़ता है तो पढ़िए जीके, कौन दिक्कत दे रहा है आपको? कौन दिक्कत दे रहा है? रहने दीजिए लाइव क्लास, जीके पढ़िए, फिर कल दोपहर में पढ़ लेना इस क्लास को, कल दोपहर में पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, है ना। तो थोड़ा सुना करो यार, आगे पीछे थोड़ा जगह भी दिया करो। शुरू हो जाते हो आते, इतने कमेंट तो टाइप कहाँ से कर लेते हो आप लोग? इतना टाइप करने की क्षमता कहाँ से लाते हो, और वो भी मोबाइल में? क्लास कैंसिल ना हो ये ज्यादा बड़ी है ना। इसके लिए धन्यवाद देने के बजाय आप अपनी कहानियां सुनाने लगे। क्लास कैंसिल नहीं हुई, आपको ये खुशी होनी चाहिए कि चलो क्लास कैंसिल नहीं हुई, चलो हर हाल में क्लास तो हो गई, ये ज्यादा बेटर है। इसकी खुशी होने के बजाय आपको शिकायतें शुरू हो जाती है। जबकि अगर आपको अभी नहीं लेना है तो मत लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अगर अभी आप बिजी है किसी जरूरी काम में तो रहने दीजिए। ये आ गया। अच्छा, एक्स जेड तल है। एक्स जेड तल का मतलब होता है जिसमें वाई का मान 0 हो, तो वाई का मान 0 है, वाई का मान 0 है। तो ये आपका बिंदु हो गया x1 y1 z1। फॉर्मूला लगा दो, y बराबर m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये एक्स जेड तल है। एक्स जेड तल का मतलब y का मान 0 है, तो y का मान 0 रखने पर m1 का मान नहीं पता है, y2 का मान 7 है, y1 का मान 3 है।
तो 3m2 बराबर या 7m1 बराबर, m1 बटा m2 बराबर माइनस का 3/7, ये आपका अनुपात आ गया। सही। हाँ, कुछ और भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या फर्क पड़ता है यार, m1 m2 को आप लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोलो या क्या बोलो, क्या फर्क, उत्तर तो यही आना है। नाम बदलने से गणित थोड़ी बदल जाती है। ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत, वैसे सिंपल है, वैसे सिंपल है, लेकिन गुणा का नियम 2 बार लगवाएगा ये आपसे। d2y/dx², 2 बार अवकलन करो, खाली अवकलन का ही सवाल है, सिंपल अवकलन का सवाल है, देखो एकदम सिंपल, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है, सिंपल अवकलन का है, लेकिन अवकलन करवा 2 बार रहा है, और वो भी फिर x का मान 0 रखने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर दिमाग लगाओगे तो आप कुछ सेकंड बचा सकते हो इस सवाल से। कर तो इसको हर कोई सकता है, जिसको भी अवकलन करना आता है वो इसको कर सकता है, जिस भी बच्चे को अवकलन करना आता है वो इस सवाल को कर सकता है, लेकिन समय सिर्फ वही बचा सकता है जो दिमाग लगाएगा। आप इसमें कुछ सेकंड बचा सकते हैं। हाँ, शाबाश शैलेश, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें एक हिंट है, देखो ध्यान से देखो, इसमें साइन एक्स आ रहा है, और जब तक साइन एक्स आता रहेगा तब तक 0 पे 0 आता रहेगा, तब तक 0 पे 0 आता रहेगा। इसका पहला अवकलन बड़ा नहीं होगा, इसका दूसरा अवकलन बड़ा होगा। जब आप सेकंड अवकलन करने जाएंगे ना, तो ये भयंकर फैल जाएगा, फिर ये फैलेगा, सेकंड अवकलन इसका फैलेगा। तो सेकंड अवकलन जहां से ये फैलना शुरू करेगा, बस वहीं से आपको कट मारना है, वहां से आपको कट मारना है। इसका सेकंड अवकलन बड़ा होगा, पहला अवकलन तो बड़ा नहीं है, पहला अवकलन थोड़ा बहुत जो है सो उतना ही है बस। ये देखो, पहला अवकलन तो आसान है, वैसे तो बड़ा ही है, लेकिन दूसरे को देख के लगता है छोटा ही है, दूसरे वाले अवकलन को देख के छोटा लग रहा है। गुणा का नियम है, 3 बंदे हैं, गुणा में है, पहले का अवकलन हुआ e की पावर x का, e की पावर x, ठीक है। फिर दूसरे का साइन x का cos x, फिर पहले और दूसरे दोनों को छोड़ दो, साइन x का करो cos 2x इंटू 2। अब यहां आप करोगे, अगर अब यहां पे आपने दोबारा अवकलन करोगे, तो इस 3 के 3, इस 3 के 3, इस 3 के 3, तो टोटल 9 पद खुल जाएंगे। लगाना पड़ेगा, नियम तो लगेगा। ये 3 है, गुणा में है, इन पे गुणा का नियम लगेगा, इन पे गुणा का नियम लगेगा, इन पे गुणा का नियम लगेगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए, यहां स्मार्टनेस लगाई, काम हो जाएगा। स्मार्टनेस क्या है, आओ देखो, जब तक साइन रहेगा तब तक 0 आता रहेगा, जब तक साइन बचेगा 0 आएगा, जब तक साइन बचेगा 0 आएगा। सही है नहीं है? आओ दिमाग लगाएं, आओ कमाल करें। देखो, इससे तो इसके तीनों ही अवकलन में साइन बचेगा, इसके तीनों ही अवकलन में, चाहे कोई सा भी कर लो। e की पावर x करोगे तो 2 साइन बचेंगे, बीच वाले साइन का करोगे तो फिर साइन 2x बचेगा, साइन 2x करोगे तो साइन x बचेगा, यानी कुल मिला के पूरे तीनों में साइन आएगा। और जैसे आप 0 रखोगे, पूरा का पूरा 0, क्या करना, बेकार है, वेस्टेज है, खत्म, ये पद खत्म। इसके तीनों अवकलन कुछ भी आ जाए, होना 0 है। आओ इसमें, इसमें जब आप कॉस का e की पावर x का करेंगे, ये साइन बचेगा 0, कॉस का करेंगे तो ये साइन बचेगा 0। हाँ, जब इस साइन का करोगे, जब इस साइन का करोगे, अब कोई भी साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, और ये खुद साइन भी कॉस बन जाएगा, ये वाला पद बचेगा, ये वाला पद बचेगा। इसके भी 3 अवकलन होंगे, 3 अवकलन, 3 अवकलनों में से ये वाला अवकलन
जब e की पावर x का करोगे तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे तो साइन x का मान 0 रखते ही साइन 0 0 कर देगा। cos का करोगे तो भी ये बचेगा, ये 0 कर देगा। जब इसकी बारी आएगी उस समय बचेगा, तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2, वो बचेगा। और x का मान 0 रखते ही e की पावर 0 cos 0 ये 2 आ गया, प्लस। ऐसे ही इस तीसरे में आ जाओ, इस तीसरे में इसका करोगे साइन बचा हुआ है 0 हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो कॉस आएगा, ये कॉस है, ये कॉस हो जाएगा, ये e की पावर x, ये बचेगा, ये बचेगा, और कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद साइन बचेगा 0 कर देगा, तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, आंसर आएगा 4। जब तक साइन बचेगा तब तक 0 आता रहेगा, है ना। अगर कंफ्यूजन हो रही है करके देख लो भाई, कंफ्यूजन से अच्छा करके देख लो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो रही है तो जगह भर लो, ज्यादा बेटर है ना, जगह भरना ज्यादा बेहतर है अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। आ जाओ एक बार और आउटलाइन करवा देता हूं। तो इसका करूंगा e की पावर x साइन x साइन 2x प्लस e की पावर x साइन x का cos x साइन 2x प्लस e की पावर x साइन x साइन 2x का cos 2x इंटू 2, प्लस फिर इस पे लगाओ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x cos x साइन 2x प्लस e की पावर x cos का माइनस साइन x साइन 2x e की पावर x cos x cos 2x इंटू 2, प्लस फिर इसका 2e की पावर x साइन x cos 2x प्लस 2e की पावर x cos x cos 2x प्लस 2e की पावर x साइन x माइनस 2 साइन 2x। ये लो, ये आ गए टोटल 9 पद। इन 9 पदों में x का मान 0 रख के देख लो। x का मान 0 रखने पर जब एक भी साइन बचा हुआ है तो वो 0 कर देगा, एक भी साइन बचा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो किसमें साइन नहीं बचा है, तो एक आपको मिलेगा ये वाला पद जिसमें साइन नहीं बचा, ये जीवित बचेगा, और एक ये जीवित बचेगा, बस। इसके अलावा सारे पद खत्म, और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो फिलहाल ऑप्शन में कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। तो ये सवाल जैसे मैंने कहा आता तो सभी को था, है ना, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको नहीं आता। अवकलन तो करना था, अवकलन करके x का मान 0 ही रखना था, है ना, अवकलन करके x का मान 0 ही रखना था। लेकिन यह है कि आप कितना तेजी से आगे सोच पाते हैं, उससे थोड़ा समय बचाया जा सकता था। फलन हो गए, फेल हो गए। फेल 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में, 10% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। एक विद्यार्थी के यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, उसके अंग्रेजी में फेल होने की क्या प्रायिकता है जबकि वह हिंदी में फेल हो चुका है।
हिंदी में फेल हो चुका है। पहले ये सोचो और ये बताओ कि ये सवाल किसका है। सवाल किसका है? ये नीचे नीचे वाली लाइन देख के बताओ। अंग्रेजी में फेल होने की क्या प्रायिकता है जब वह हिंदी में फेल हो चुका है? अंग्रेजी में की प्रायिकता पूछी है, हिंदी में फेल हो चुका है। मतलब एक्सीडेंट की प्रायिकता पूछी है और उसने शराब पहले से ही पी रखी है। तो ये बिल्कुल शाबाश, सहप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। जब भी कोई चीज है और ये घटना हो चुकी है, अब इसकी प्रायिकता बताओ, इसका मतलब है कि ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। ये सवाल सहप्रतिबंध यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। शाबाश, बढ़िया बढ़िया। अंग्रेजी को ई कह देते हैं, हिंदी को एच कह देते हैं। अंग्रेजी को ई कह देते हैं और हिंदी को एच कह देते हैं। तो इंग्लिश में पीई, इंग्लिश में फेल होने की प्रायिकता कितनी बता रखी है? 30%। 30% परसेंट को बदलोगे तो 30/100, 30/100 यानी 0.3। तो इंग्लिश में फेल होने की प्रायिकता है 0.3। हिंदी में फेल होने की प्रायिकता है 20% यानी 0.2। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फेल होने की प्रायिकता है 10%। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रायिकता देखो, प्रायिकता पी किसकी पूछ रहा है? अंग्रेजी की प्रायिकता निकालनी है, अंग्रेजी की निकालनी है तो ई ऊपर, हिंदी की दी हुई है एच नीचे, ई ऊपर एच नीचे, ई ऊपर एच नीचे। अंग्रेजी की प्रायिकता निकालनी है, हिंदी में फेल हो चुका है, हो चुका है वो नीचे आता है, हो चुका है वो नीचे आता है। हिंदी में फेल हो चुका है तो एच नीचे आ गया। तो PE/H निकालना है और PE/H क्या हो जाएगा? P/H/PH। है ना, 1/2। सही है, 1/2। मानक विचलन और प्रास में क्या संबंध होता है? वैसे तो कोई संबंध नहीं होता, पहली बात तो ये सच है, कोई संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आंकड़े ठीक से दिए जाए, अगर फिर भी आंकड़े एक समान रखे जाए तो लगभग संबंध क्या होता है परास के बीच में और मानक विचलन के बीच में? मानक विचलन परास से किस तरीके से संबंधित होती है इन केस अगर आंकड़े सही से हो, मतलब रिलेशन वाले आंकड़े हो, तो क्या हो सकता है? वही ये है कि मानक विचलन, ध्यान से सुनिएगा, ये रिजल्ट लिख लो कहीं पर। मानक विचलन परास का 1/4 होता है। मानक विचलन परास यानी रेंज का 4th होता है, 1/4, चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा। स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज R/4 या R बराबर 4/SD।
और आपको यहाँ पे बड़ी विचित्र बात है, ये चीजें देखो अजीब अजीब चीजें पूछता है कई जन कहते पेपर में। अब पेपर में कहाँ से निकाल के लाता है यार, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है ये कहाँ से ढूंढ के लाता है ना। ये बड़ी विचित्र चीजें होती है, पेपर बनाए हम सोचते हैं इजी आएगा और ऐसा आएगा, और पेपर वाला कुछ और ही खुदाई कर रहा होता है, वो कुछ और ही ढूंढ के ला रहा होता है आपके लिए सरप्राइज। ये लो आप सांख्यिकी ये पढ़ के बैठे हो, ये कुछ और ही पूछ रहे। इसलिए हमेशा हर टाइप के पेपर के लिए तैयार रहो, सभी प्रकार के पेपर के लिए तैयार रहो, जागते रहो। पेपर वाला किसी का सगा नहीं है ना, पेपर वाला किसी का सगा नहीं है, तो इसलिए बहुत सावधान रहो, किसी प्रकार की कोई गलत फहमी मत पालो। इसका अधिकतम मान कितना होगा, उच्चिष्ट मान कितना होगा, महत्तम यानी उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मान कितना होगा। अवकलन करो, बराबर 0 रखो, x का मान निकालो, फिर दोबारा अवकलन करके पता करो। तो y बराबर हो गया sin x ब्रैकेट 1 प्लस cos x। तो पहली बार अवकलन करने पर गुणा का नियम लगेगा, साइन का cos x हो गया, दूसरे वाले को छोड़ दो, फिर पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का अवकलन करो, एक का 0 और cos का sin x। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, cos x प्लस cos इंटू cos, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारा अवकलन आ गया, इसे 0 कर दो, है ना, इसे 0 कर दो। cos स्क्वायर को लिख लिए, साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया। cos x बराबर -1, cos x बराबर 1/2।
और 1/2 यानी 60। अब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना, दोबारा अवकलन करने से ही पता चलेगा। सेकंड अवकलन ही हमें बताएगा कि इनमें से कौन सा ठीक है। सेकंड अवकलन के लिए सवाल के पास वापस चलो और पुनः अवकलन तैयार करवाओ। cos x का माइनस साइन एक्स, cos स्क्वायर का 2 cos x, cos x का माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, अब x का मान पाई वाई कौन सा था 60, 60 रखने से माइनस का आ जाएगा, साफ ही पता लग रहा है क्योंकि सब माइनस के हैं। तो 60 डिग्री रखते ही हमारा सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आ जाएगा। ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, सब माइनस के हैं, तो माइनस आना ही आना है ना, माइनस का ही आना है, माइनस का आना है तो कंफर्म हो गया कि ये बिंदु उचिष्ट है। सेकंड डेरिवेटिव माइनस 5 आए 15 आए उसे क्या करना है हमें देख रहे माइनस का आएगा, सब माइनस के, सब माइनस के, तो माइनस का आएगा ही आएगा। और पाई बाई 3 पे सारे प्लस होते हैं, पाई बाई 3 पे चाहे साइन हो चाहे कॉस हो ये सब प्लस होते हैं, ये सब प्लस होंगे तो माइनस बच ही जाएगा, तो फाइनली माइनस आएगा, और माइनस आएगा इसका मतलब बिंदु उचिष्ट है। अब बिंदु उचिष्ट है तो आंसर भी उचिष्ट ही देगा। बस इसे रखो और हल प्राप्त करो। x बराबर पाई बाई 3 रखने पर उचिष्ट मान आ जाएगा, साइन का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, अब ये सवाल बड़ा कमाल का है, ये सवाल बहुत बहुत कमाल का है। पेपर बनाने वाला इतना सरप्राइज करता है ना, इतना सरप्राइज करता है। मुझे याद है कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाते थे, त्रिकोणमिति में कोण पढ़ाते थे, तो कोण पढ़ाते समय बताते थे कि कोण को 3 तरीकों से नापा जा सकता है। डिग्री, ध्यान से सुनिएगा ये बात को बताता हूँ, तो जो कोण नापने का तरीका बताते थे तो कहते थे देखो एक डिग्री होता है, एक तो डिग्री में नापते हैं, जो बचपन में आप सबसे पहली बार जो नापना सीखते हैं वो डिग्री होता है, फिर डिग्री के बाद में रेडियन आता है, फिर एक ग्रीक जो लोग थे, यूनानी जो लोग थे, वो एक और मात्रक यूज करते थे जिसे ग्रेडियन कहते हैं, एक ग्रेडियन और होता है, तो वो ग्रेडियन धीरे धीरे हमने बंद कर दिया था, ग्रेडियन पढ़ाना बंद कर दिया था क्योंकि सवाल कभी आता नहीं था, वो बिना मतलब में पढ़ाए जा रहे थे और बच्चे पे बिना मतलब का प्रेशर आता था, तो हमने ग्रेडियन गायब कर दिया। ठीक है यार, क्या है ग्रेडियन पढ़ाए, कभी आता नहीं। छत्तीसगढ़ वालों ने ग्रेडियन पूछ लिया, छत्तीसगढ़ वालों को देखो क्या चढ़ा, ग्रेडियन का सवाल पूछ लिया। गौर करो, एक त्रिभुज के 3 कोण, ध्यान देना, एक कोण डिग्री में दिया है, कोण 3 दिए हैं, चौथा कोण निकालना है, लेकिन ध्यान दो 60 डिग्री ये डिग्री में, ये ग्रेडियन में है और ये रेडियन में है। देख रहे हो, ये है पेपर बनाने वाला, ये करते हैं पेपर बनाने वाले, हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर बनाने वाला किसी का भी सगा नहीं है। अगर आप लोग है ना पेपर बनाने वाले के भरोसे पे जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ का पेपर देख लो कहाँ ग्रेडियन आ गया। अब किसी को याद है कि ग्रेडियन कैसे डिग्री में, क्योंकि डिग्री में बदलना पड़ेगा सबको, सबको डिग्री में बदलना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है डिग्री ग्रेडियन रेडियन का, तब तो आप इसे कर पाएंगे, वरना अटक जाएंगे। तो पहली बार मैंने ग्रेडियन का सवाल देखा है,
और मैंने जैसे बता दिया कि हमने हटा दिया था ग्रेडियंट पढ़ाना, मतलब ग्रेडियंट क्या काम आता तो है नहीं, छोड़ो। और अभी आगे आओ, देखो ये होता है तीनों का रिलेशनशिप, रेडियन बट्टा पाई बाई 2, डिग्री बट्टा 90 डिग्री, डी बट्टा 90। जो रेडियन का पाई बाई 2 होता है वो डिग्री का 90 होता है, और ग्रेडियन का वो 100 होता है। ये रिलेशनशिप होता है, ये फॉर्मूला होता है जिससे आप एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में बदल सकते हैं, जिसको चाहे जिसमें बदल सकते हैं आप। हम तो एक में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे सबको। तो ग्रेडियन को ले लो, ग्रेडियन को रखो, डिग्री में चेंज कर लो। डी बटा 90, ग्रेडियन का मान रख दो। ग्रेडियन कितना दिया हुआ है? ग्रेडियन 60 दिया हुआ है, तो ग्रेडियन ग्रेडियन का मान कितना है? 60 रख दिया, क्योंकि सबको एक में ही बदलना पड़ेगा, 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो गया 54। ये जो 60 ग्रेडियन है ये 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया। अब इसे बदल लो, इसे बदलना तो आसान ही है, ये वाले पे आ जाओ, r बट्टा पाई बाई 2 डिग्री बट्टा 90, r का मान रख दो 5 पाई बटा 6 पाई बटा 2, डी बटा 90, 3 पाई से पाई, 90 इधर आ गया, 5 बटा 3 इंटू 90 बराबर डी 30, या 150। ठीक है, ये आपके तीनों कोण हो गए। अब तीनों कोणों का डिग्री में मात्रक, डिग्री में, तीनों को डिग्री में बदल लिया, ये हुआ आपका 60, और ये जो ग्रेडियन में था 60 ग्रेडियंट था, वो डिग्री में 54 हो गया, ये 54। वो तीसरा जो रेडियन में था वो डिग्री में 150 हो गया। तीनों का जोड़ आ गया 204, 264, ये 264 आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 माइनस 264 डिग्री बराबर 96 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। पहली बार ऐसा कमाल का सवाल देखा जिसमें ऐसा पूछा गया, बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था, और सारा का सारा इस मेन फॉर्मूले पे था कि भाई ग्रेडियंट, डिग्री और रेडियन का जो आपस में रिलेशनशिप है। सवाल सिंपल था लेकिन स्ट्राइकिंग था, है ना, जो हम कई बार है ना छोड़ के चलते यार, ये थोड़ी पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा। अरे वो आप जो सोचते हो ना वहां से वो शुरू करते हैं, अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है, छोड़ के लो, इसी पे सवाल बना दिए, है ना। अब आप सोचोगे, आप तो सोचोगे ये थोड़ी पूछेगा, बोलो ये पूछ लिया, जो आप छोड़ के चल रहे हो उसी पे सवाल पूछ लिया। तो यही गणित का सबसे बुरी चीज है कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते और ना कोई जानता है। अब ये क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी अगर भुजा में 2% की त्रुटि हो। अगर भुजा में 2% की त्रुटि आई हो तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी। वैसे देखो सिंपल है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अगर भुजा में 2% की वृद्धि हुई है या गलती हुई है, 2% की गलती हुई है, तो क्षेत्रफल में 4% की गलती हो जाएगी, स्क्वायर कर दो,
है ना, क्योंकि भुजा का स्क्वायर हो रहा है तो गलती का भी स्क्वायर हो जाएगा, और गलती का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा। तो सरल भाषा में तो आंसर आ गया ये 4%। हाँ, अगर और एग्जैक्ट, वैसे एग्जैक्ट निकालना नहीं था क्योंकि दशमलव में और नहीं था तो सीधा निकल गया। हाँ, वैसे पूरा विधि विधान से करना चाहते हो, आ जाओ विधि विधान से। माना भुजा x है या 100 मान लो, भुजा 100 है, फिर नई भुजा कितनी होगी, 2% की वृद्धि होगी, तो 100 तो ये प्लस 2% की वृद्धि कर दो, तो 100 प्लस 2 102, नई भुजा हो गई 102। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, नया है 102 का स्क्वायर, पुराना था 100 का स्क्वायर, इन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 102 और 102 प्लस 100 204, क्या 202 404, प्रतिशत निकाल लो, प्रतिशत। क्षेत्रफल में परिवर्तन आया 404, शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था 100 का स्क्वायर, तो कितना प्रतिशत बदलाव हुआ, 100 से 100 कट गया, 404 बटा 100, 4.04, इतना प्रतिशत क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा, 4.04। ठीक है, 4.04% का क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। सेकंड में तो वो लगा है कि परिवर्तन निकालते हैं ना, तो नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना था इंटू 100। प्रतिशत निकालने का तरीका यही तो होता है ना, किसी भी चीज में प्रतिशत निकालना होता है तो इसी से निकलता है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन आया बट्टा ओरिजिनल कितना था इंटू 100। जैसे लाभ निकालते हैं ना, लाभ कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितना परिवर्तन आया मतलब कितने की खरीदी, कितने की बेची बटा कितने की खरीदी थी गुणा 100। हाँ, कमी भी आ सकती है, वृद्धि भी आ सकती है, कमी भी आ सकती है, जब वृद्धि आ सकती है तो कमी भी आ सकती है। अच्छा, क्या ये राजस्थान की पटवारी भर्ती में आया था, ओहो, यही घूमते रहेंगे, कभी राजस्थान कभी छत्तीसगढ़।
तो पी ए बटा बी बराबर 1/4, तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी बराबर 1/4। समीकरण नंबर 1, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी बराबर 1/4। दूसरा ले लो, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए बराबर 1/3। समीकरण नंबर 2 है ना, कितना 1/4 1/3, ठीक है, भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 में 2 का भाग दोगे ये कट जाएगा, पी ए ऊपर चला जाएगा, पी ए बटा पी बी, ये हो गया 3/4। पी ए बटा पी बी बराबर 3/4। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है। वैसे सिंपल है, वैसे सिंपल है, लेकिन पूछने का तरीका नया है। हाँ, बस पूछने का तरीका नया है, नए तरीके से पूछा गया है सवाल। सिंपल, पूछने का तरीका नया। अगर ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, अगर ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो ये नियम हमेशा काम करता है। tan A प्लस tan B प्लस tan C, इन तीनों कोणों का tan में जो मान है उसका जोड़ इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर tan A गुणा tan B गुणा tan C। ये त्रिभुज में लगता है, त्रिभुज ए बी सी में अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें ये बात सच होती है। हर त्रिभुज में tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A tan B tan C। बस अब आपको ये लगाना है, आ जाओ लगा देते हैं। ये आपका पहला कोण है, मतलब A है, A है, tan इनवर्स को इधर ले आओ तो tan A बराबर आ गया 2, tan A बराबर 2 हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, ये रहा दूसरा कोण, माना B के बराबर, B के बराबर माना तो tan B बराबर आ गया 3, tan A बराबर 2 आ गया, tan B बराबर 3 आ गया। tan C निकालना है तो tan A का मान 2, tan B का मान 3, tan C का मान निकालना है, बराबर 2 गुणा 3 गुणा tan C। 3 2 5 हो गया, tan C इधर आ गया तो 6 tan C माइनस tan C 5 tan C, 5 से 5 कट गया, tan C बराबर 1 आ गया। और tan का मान 1 कब होता है, जब कोण 45 डिग्री हो, π/4 हो। ये आपका आंसर है। हाँ, अब पहली बार देख रहे हो तो होगा ही नहीं ना, पहली बार देख रहे हो तो पहली बार देखोगे या करोगे, तो ऑब्वियसली बात है देखोगे, करोगे तो अगली बार, है ना। पहली बार देख रहे हो तो देखोगे ही, करोगे थोड़ी, करोगे तो अगली बार जब अब दोबारा आएगा
तो आप कर पाओगे, है ना। अगर किसी ने करा भी है ना तो वो वही कर पा रहे हैं जिन्होंने कभी देखा हुआ है ना। ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि बिना देखे आप सवाल को कर पाएंगे। पहली बार या आप सवाल भी देखेंगे और पहली बार आप उत्तर भी कर लेंगे, दोनों काम नहीं होगा। या तो आप देखेंगे या आप करेंगे। ठीक है, तो अब इसे हाथ से निकाल लीजिएगा एक बार, है ना। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तीनों कोणों का योग वैसे करना चाहते हो, आ जाओ वैसे करवा देते हो, वैसे भी होता है बिल्कुल। तीनों कोणों का जोड़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। हाँ होता है। मेथड नंबर 2, a का मान tan इनवर्स 2 हो गया, b का मान tan इनवर्स 3 हो गया बराबर पाई। tan इनवर्स इन पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग गया 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 गुना 3 प्लस c बराबर पाई। अब यार यहाँ पे एक परेशानी है, यहाँ पे एक परेशानी है कि जो tan के सूत्र होते हैं ना, tan इनवर्स वाले सूत्र, वो बड़े पेचीदा होते हैं, वो सीधे सीधे लगते नहीं है, वो सीधे सीधे लगते नहीं है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, हाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बड़ा झंझट बहुत होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में झंझट बहुत होता है कि x और y अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा लगेगा, ऐसा हुआ तो ऐसा लगेगा। जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये लगता है, ये तब लगता है जब एक्स वाई का मान 1 से कम आता है। एक्स वाई का मान 1 से कम आता है, यानी आप जिन जिन पे फॉर्मूला लगा रहे हैं अगर उनका गुणनफल 1 से कम है तो ये काम करता है। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका एक्स वाई लेस देन 1 हो। एक्स और वाई का गुणनफल अगर 1 से कम हो तो ये लगता है, लेकिन अगर एक्स और वाई का गुणनफल 1 से ज्यादा आ रहा है, अगर एक्स और वाई का गुणनफल 1 से ज्यादा आ रहा है तो इस फॉर्मूले का दूसरा रूप लगता है। तो ये आ जाता है पाई माइनस tan इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तब ये लगता है। तो ये बड़ा दुखदाई वाली बात है। हाँ ये अच्छी बात नहीं है। एक हट गया, माइनस का एक आ गया, तो ये माइनस का पाई बाई 4 हो गया। पाई से पाई कट गया, c बराबर पाई बाई 4 हो गया। नहीं ये होता नहीं है ना, इनमें सूत्र बड़े पेचीदा होते हैं, लगाने पड़ते हैं इनमें। इनमें ऐसा नहीं कि आप माइनस बाद में बाहर ला सकते हैं या और कर सकते हैं, नहीं, ये फॉर्मूला लगाने की शर्त है। फॉर्मूला लगाने के बाद की छूट नहीं दी इसने कि पहले लगा लो और फिर माइनस को बाहर ले आना, नहीं, ये कह रहा फॉर्मूला ही तब लगेगा जब x गुणा वाई 1 से छोटा हो, है ना। तो बेहतर है आप इसमें कर माथापच्ची ना ही करो, क्योंकि इतनी बारीकियां ना तो पढ़ी जाती है। गणित में बहुत बारीकियां, लेकिन हमारी भी एक सीमाएं हैं कि ना भाई इतनी बारीकियां हमें नहीं पढ़नी।
और इतनी बारीकियां पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, है ना? सही है ना? भाई पढ़ने के लिए समय चाहिए, बेहतर है कि हम इतनी बारीकियों पे ना ही जाए। तो ये वाला परफेक्ट है, ये लगाओ, इसमें कोई झंझट नहीं है। एक्स बराबर है साइन थीटा टेन थीटा, वाई बराबर है सेक्स क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, टी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा? तो क्या करोगे, एक्स का थीटा के साथ अवकलन, वाई का थीटा के साथ अवकलन, फिर भाग दे देंगे। डी एक्स बट्टा डी थीटा, एक्स का थीटा के साथ करूंगा तो साइन का कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, फिर साइन थीटा को छोड़ दिया और टेन का किया सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया। अब ऊपर वाई का करते हैं, डी वाई बटा डी थीटा, दो सेक थीटा टेन थीटा, दो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, दो सेक स्क्वायर थीटा, दो साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया। अब ये क्या चक्रव्यूह रच रहा है, भाग देने पर अब आंसर मिलाने के लिए हमें नीचे सेक और कॉस चाहिए, सेक और कॉस, साइन नहीं चाहिए।
ठीक है, हटा देंगे। ऊपर ठीक है, ऐसे कॉस से गुणा कर दें, कॉस का भाग दे दें, तो ये tan बन जाएगा। कॉस से गुणा कॉस का भाग, यहाँ पे भी कॉस से गुणा कॉस का भाग, कॉस से गुणा कॉस का भाग, कॉस थीटा से गुणा भाग, कॉस का भाग दोगे तो ये tan बन जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और कॉस का भाग दोगे तो कॉस से गुणा करते ही tan बन जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस 2 तो था ही, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा। सेम नीचे ही ऐसी कहानी चलेगी। ये रहा, कॉस से गुणा करते ही ये tan थीटा हो जाएगा और कॉस का भाग कॉस से गुणा तो एक सेक कट जाएगा, एक सेक बच जाएगा और हमारा tan थीटा कॉमन आ जाएगा और ऊपर नीचे से tan थीटा कट जाएगा और कटने के बाद हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी इस सवाल में। ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, नीचे कॉस प्लस सेक, यानी सी जो है आंसर वो हमें मिल जाएगा, है ना। लास्ट में जाते जाते दिमाग लगवा लिया बंदे ने। ये चीज पेपर के टाइम पे अचानक से याद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो नॉर्मली भाग दे लेते हैं। अब इसके बाद फिर बनाना पड़ता है कि भाई ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, अब ऑप्शन में नहीं है तो क्या नहीं चाहिए ऑप्शन को, फिर उससे पूछना पड़ता है भाई क्या नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे देखने को मिला कि कहीं भी tan नहीं था, चारों के चारों ऑप्शन में tan नहीं था। देखो, इसका मतलब है इनको tan पसंद नहीं है ना। ये सब के सब tan मुक्त है। तो ये थी वो चाबी कि सब की सब tan थीटा मुक्त है, किसी में भी tan थीटा नहीं है किसी में। देखो, ये चीजें क्लिक करनी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो इस सवाल को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, वरना पजल्ड हो जाएंगे भयंकर वाले। तो ये चीज है ना, पार की नजर जिसको कहिए, वो है कि भाई क्या मुक्त है क्या नहीं है इसमें, ऐसा क्या है जो मेरे में तो आ रहा है लेकिन ऐसा क्या है जो सवाल में नहीं आ रहा। तो मेरे में tan आ रहा था, सवाल में कहीं tan नहीं था, इसका मतलब tan जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और था, साइन नहीं था, साइन मुक्त भी है। देखो, tan मुक्त भी है, साइन मुक्त भी है। यहां से हिंट जन्म आया, यहां से जन्मा कि भाई साइन और tan मुक्त है, तो साइन भी हटाना है tan भी हटाना है, और हटने का तो एक ही तरीका है कि कॉमन आ जाए कट जाएगा, कॉमन आएगा तो कटेगा। अब कॉमन निकलेगा कैसे, तो यही था, साइन को टारगेट बनाओ, साइन को tan बनाओ, साइन को tan बनाया, tan कॉमन निकाला, काटा। लेकिन ये चीज आसान नहीं है, ये खेल बहुत मुश्किल है, ये चीज सही में मुश्किल है, क्योंकि टाइम पे चीजें याद आना, अभी तो मैंने बता दी, आपको याद आ गया और आपने कर लिया, लेकिन क्या टाइम पे याद आएगी, नहीं। तो दूर रहे ऐसे सवालों से, ऐसे ट्रिकी सवालों से दूर रहे, सावधान रहे, है ना। पेपर में दिमाग खराब कर देते हैं ये। हम हमारा उत्तर लेके बैठते हैं, ऑप्शन वहां में कोई होता नहीं है, ऑप्शन कुछ और ही चल रहे होते हैं, हम कुछ और ही चल रहे होते हैं, हमें लगता है हमने कुछ गलत किए। हाँ, एग्जाम में नहीं आता, तो एग्जाम में इन सवालों से, जो ट्रिकी सवाल है ना, जो
जानबूझ के ट्रिक खेल रहे हैं, उनसे तो दूर ही रहो। अब ऐसे नॉर्मल है, इनको करो। ये रहे अच्छे सवाल, ये बेचारे कोई ट्रिक नहीं खेलते भाई, एक सिक्का है 3 बार उछाला गया, अधिकतम 2 चित आने की क्या प्रैक्टिस है, बस ये करो। सवाल इजी भी है ना पेपर में, जानबूझ के क्यों मुश्किल सवालों में जाओ। अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित, यानी अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 मतलब 2 से ऊपर नहीं जाना, सॉरी, अधिकतम 2 से ऊपर नहीं जाना, यानी 0 भी चल जाएगा, 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, तो फिर बचा क्या, मतलब 3 नहीं चलेगा, बस 3 वाला नहीं चलेगा, तो 1 माइनस 3 वाला माइनस कर दो। 3 चित वाला नहीं चलेगा, और 3 चित वाली एक ही घटना होती है, 3 चित वाली एक ही घटना होती है। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई पीएक्स वीएक्स से करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ही बात है, 8 बार एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, मतलब 8 घटनाएं, 8 घटनाओं में एक 0 चिताना, 1 चिताना, 2 चिताना, गिन लो, 1 चिताने की 3 घटनाएं, 2 चिताने की 3 घटनाएं, 0 चिताने की 1 घटना, तो टोटल 7 हो गई, 7/8। सीधा भी निकल सकता था, है ना, सीधा भी निकल सकता था, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं थी। एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अब ये क्या कर रहे हैं, अधिकतम 2 बार हेड आए, अधिकतम 2 बार हेड आए, अधिकतम 2 बार, तो ये नहीं चाहिए इसको, बस ये नहीं चाहिए। 2 बार हेड आए तो चलेगा, 1 बार आए तो चलेगा, नहीं आए तो चलेगा, नहीं आए तो चलेगा, 1 बार आए तो चलेगा, 2 बार आए तो चलेगा, बस 3 बार वाला नहीं चलेगा। तो ये हो गया 7/8। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से कल दिन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लंबी क्लासों में रहने के कारण परेशान हो गए होंगे आप लोग, कुछ दिन की परेशानी है, मोटा मोटी कई लोगों एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़े फ्री हो जाओगे आप लोग, लगे रहिए बस, है ना, लगे रहिए। गुड नाइट।